चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है बक्सर का युद्ध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बक्सर का युद्ध? तो बक्सर का युद्ध हुआ था बक्सर में। बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? बक्सर। बक्सर कहाँ पे है दोस्त? बिहार में। बिहार में। बक्सर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। बक्सर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे है स्थित है। गंगा नदी बिहार में। गंगा नदी बिहार में सबसे पहले बक्सर में ही प्रवेश करती है। कहाँ पे? चौसा के निकट। चौसा के निकट। बिहार में सबसे पहले गंगा नदी चौसा के निकट बक्सर में ही प्रवेश करती है। आगे देखिए बक्सर का युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये एक तरफ 3 लोगों का संघ था और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो एक तरफ किसका संघ था? तो देखिए मीर कासिम ने अवध में जाकर अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ बना लिया। कौन कौन? तो यहाँ पर देखिए मुग़ल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब था, अवध का नवाब था आपका शुजा-उद-दौला और बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का नवाब कौन था? तो ये आपका था मीर कासिम। इन तीनों ने मीर कासिम ने इन तीनों के साथ मिलकर एक संघ बना लिया। एक संघ बनाया और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को इन तीनों ने किसके साथ युद्ध किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, मतलब अंग्रेज़ों के साथ इन तीनों ने मिलकर युद्ध किया। अंग्रेजी अंग्रेज़ों का जो सेनापति था, अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, सेनापति जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? हेक्टर मुनरो। देखिए यहाँ पे बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम ने एक संघ बनाया। इन तीनों के साथ मिलकर एक संघ बनाया और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में युद्ध शुरू हुआ अंग्रेज़ों के साथ में। तो एक तरफ ये तीनों था और एक तरफ अंग्रेज़ था। अंग्रेज़ का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। ये तीनों का जो संघ था ये बुरी तरह पराजित हुआ। यह बुरी तरह पराजित हो गया। यहाँ देखिए ये मीर कासिम जो था, मीर कासिम बंगाल का नवाब रह चुका था। कब से कब तक? तो 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक ये मीर कासिम जो था ये बंगाल का नवाब रह चुका था। यहाँ पर एक युद्ध देख लीजिए, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, जिसमें बुरी तरह पराजित हुआ फ्रांस। बुरी तरह पराजित हुआ और अंग्रेज़ों का विजय हुआ वांडीवास के युद्ध में। और फ्रांस क्या हुआ? बुरी तरह पराजित हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर बनकर आता है।
दोबारा बंगाल का गवर्नर। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का दोबारा गवर्नर बनकर आता था। पहली बार यह बंगाल का गवर्नर कब से कब तक था? 1757 से 1760 तक। रॉबर्ट क्लाइव पहली बार बंगाल का गवर्नर कब बना? 1757 से 1760 तक, और दूसरी बार बना 1765 से, और 1767 ईस्वी तक यह बंगाल का गवर्नर रहता है। जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर आता है तब तक मीर जाफ़र का मृत्यु हो जाता है। मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। ये वही मीर जाफ़र है जो सिराजुद्दौला का सेनापति था और प्लासी के युद्ध में इसने विश्वासघात किया था। ये कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति। सिराजुद्दौला का सेनापति, सिराजुद्दौला का सेनापति था। तब मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाता है। मीर जाफ़र की मृत्यु कब होता है? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में ही मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाता है। ये रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल का दोबारा गवर्नर बनकर आता है तो जब गवर्नर बनकर आता है उससे पहले ही मीर जाफ़र की मृत्यु। इसका भी शासनकाल 2 समय में रहा है। एक शासनकाल 1757 से 1760, और उसके बाद 1760 ईस्वी में कौन बनता है? मीर कासिम। बंगाल का नवाब कौन बनता है? मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है। और उसके बाद फिर 1763 से लेकर 1765 तक ये क्या था? ये बंगाल का नवाब था। और 1765 ईस्वी में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर बंगाल का गवर्नर बनकर दोबारा आता है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर दोबारा आता है और 1765 में ही रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करता है। अब देखिए यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने 2 संधियाँ की। रॉबर्ट क्लाइव ने 2 संधियाँ की इलाहाबाद में। तो अब इलाहाबाद की संधि हम लोग देख लें। इलाहाबाद के संधि, इलाहाबाद की संधि। देखिए यहाँ पर इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था। ये रॉबर्ट क्लाइव 2 संधियाँ की, 2 लोगों के साथ संधियाँ की। एक संधि किया शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि किया, और एक अवध का जो नवाब था उसके साथ किया। अवध के नवाब के साथ किया। बस समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद में 2 संधियाँ किया। एक शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरा अवध के नवाब के साथ। शाह आलम द्वितीय कौन था? उस समय मुग़ल बादशाह के साथ, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अब देखिए यहाँ पर अवध का जो ये नवाब था इसके साथ क्या संधि हुआ? तो इसके साथ इसका कुछ क्षेत्र को खोना पड़ा, कुछ क्षेत्र इसके खोने पड़े। अवध के नवाब को कुछ क्षेत्र जो था इस संधि के द्वारा इसको खोने पड़े, और कंपनी को 50 लाख रुपया देना पड़ा। 50 लाख रुपये इसको देना पड़ा। किसको? अवध के नवाब को कंपनी को 50 लाख रुपये देना पड़ा। वो युद्ध में क्षतिपूर्ति जो हुआ था उसके लिए कंपनी को इसको 50 लाख रुपया देना पड़ा, और अवध के नवाब को कुछ क्षेत्र भी देने पड़े। उसके बाद शाह आलम द्वितीय के साथ संधि रॉबर्ट क्लाइव संधि करता है। इसमें क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय जो था यह कंपनी के संरक्षण में चला गया। शाह आलम द्वितीय जो था ये कंपनी के संरक्षण में चला गया, और क्या होता है? बंगाल बिहार और उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ले। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। कौन प्राप्त कर ली? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। किससे प्राप्त करता है? शाह आलम द्वितीय से। यहाँ बंगाल बिहार और उड़ीसा का जो टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया वो कंपनी को मिल गया। इसके बदले में कंपनी क्या देगी? इसके बदले में शाह आलम द्वितीय को कंपनी क्या देगी? तो इसके बदले में शाह आलम द्वितीय को कंपनी देगी 26 लाख रुपए। 26 लाख रुपए क्या देगी? 26 लाख रुपए वार्षिक 26 लाख रुपए देगी वार्षिक। बात समझ पा रहे हैं? रॉबर्ट क्लाइव ने
रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद में 2 संधियाँ की, 2 लोगों के साथ संधियाँ की। एक शाह आलम द्वितीय के साथ संधि किया और एक अवध के नवाब के साथ संधि किया। कब किया? 1765 ईस्वी में। कब किया? 1765 ईस्वी में। अवध के नवाब, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था उस समय। ये अवध के नवाब को इस संधि के तहत कुछ क्षेत्र खोने पड़े, कुछ क्षेत्र देने पड़े और युद्ध में क्षतिपूर्ति होने के कारण इसने अवध का नवाब को 50 लाख रुपया किसे देना पड़ा? कंपनी को देना पड़ा। शाह आलम द्वितीय के साथ भी रॉबर्ट क्लाइव ने संधि की। तो इसमें क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में चला गया। शाह आलम द्वितीय कहाँ चला गया? कंपनी के संरक्षण में चला गया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो टैक्स वसूलने का अधिकार किसे मिल गया? कंपनी को मिल गया। और इसके बदले में कंपनी शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह को क्या देगी? तो 26 लाख रुपए वार्षिक देगी। बात समझ रहे हैं? मीर जाफ़र देखते हैं, मीर जाफ़र 2 समय में मीर जाफ़र रहा है, 1757 से 1760 और 1763 से 1765। और 1765 ईस्वी में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाता है। मीर जाफ़र कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति था। बक्सर का युद्ध देख रहे हैं, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर बिहार में हुआ था। गंगा नदी के किनारे चौसा के निकट पहली बार गंगा नदी बक्सर में बिहार में प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ 1760 से 1763 ईस्वी तक मीर कासिम जो था, ये क्या था? बंगाल का नवाब था। कब? 1760 से 1763। ये मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल का नवाब, मीर कासिम ने इन तीनों को मीर कासिम अवध में जाकर शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ बनाया और अंग्रेज़ों से 1764 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर में युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेज़ों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। जो बक्सर में युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय हेक्टर मुनरो इसका सेनापति था। इन तीनों का जो संघ था ये बुरी तरह पराजित हुआ। ठीक है, यहाँ वानडीवास का एक युद्ध लिखे, देख लीजिए, 1760 में अंग्रेज़ और फ्रांस के बीच में, जिसमें बुरी तरह फ्रांस पराजित हुआ। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा बक्सर का युद्ध था। देख रहे हैं बक्सर का युद्ध। और आज इतना ही रहेगा और फिर हम लोग अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही।